इस डर के माहौल से निकल कर जुडिशरी अपना काम करती रहेगी। हमें उस पर वो जो माहिर हैं, वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो काम करते रहेंगे। आई पर्सनली थिंक दैट इट इज नाउ टाइम फॉर मुस्लिम्स टू कम ऑन टू द स्ट्रीट्स Yeah. एवरीवेयर। हेलो, गुड इवनिंग। एक्सपर्ट इनसाइट्स के इस एपिसोड में आज हमारे मेहमान हैं जगमोहन सिंह साहब, जो कि कन्वीनर हैं सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के। और आप शुरू से ही, पहले दिन से ही वक्फ बिल को स्ट्रांगली अपोज किया है और इस पे अपना बेबाकी से उन्होंने अपने ख्यालात को रखा है, अपने पक्ष को रखा है। वेलकम सर, हमारे शो के लिए वक्त निकाल कर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बहुत पहले शुक्रिया आपसे जी ये मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों जगह से अब पास हो गया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मोहर लग जाने से अब ये एक्ट हो गया है, एक लॉ बन गया है। तो इस पे आपका सबसे पहले रिएक्शन क्या है वो जानना चाहेंगे। लोगों के अंदर एक खौफ है, एक कंफ्यूजन है कि वक्त के लॉ बन जाने के बाद जो भी मुसलमानों की मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, खानकाह हैं, या और जो भी इस तरह की चीजें हैं, उस पे गवर्नमेंट का कब्जा हो जाएगा। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो सोच है वो कहाँ तक सही है, इसमें कितनी सच्चाई है, और ये कितना खतरनाक है, या इसमें किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने इस बात को कहने का कि वक्फ एक्ट जो है अभी बिल नहीं रहा, अब तो एक्ट बन गया है। जी। और मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार की जो नीतियां रही हैं, उसमें वो एक मेजॉरिटेरियन प्रिंसिपल के हिसाब से चल रहे हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो भी कोई विरोध करता है, जो भी कोई सुझाव देता है, किसी किस्म के भी सुझाव हो, किसी भी मामलात में हो, उसको वो सुनने को भी तैयार नहीं है और इम्प्लीमेंट करने को तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और उसी कड़ी में मैं ये देखता हूँ कि जो वक्त एक्ट है, वो इनके जो एजेंडाज हैं, जो इन्होंने तय किए हुए हैं माइनॉरिटीज के लिए, या जिनको भी ये समझते हैं कि वो इनके साथ नहीं है, बिकॉज बेसिक प्रिंसिपल वो जिस पर खड़े हैं वो ये है कि आइदर यू आर विथ मी और यू आर अगेंस्ट मी। तो ये इंक्लूसिव अप्रोच बिल्कुल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये मुसलमान कौम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को सब ने रल मिलकर जो है उसका टाकरा करना होगा। एक्ट बन गया है, सरकार ने अपनी तरफ से जिन सूबों में उनकी बहुत ज्यादा चलती है और जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, चाहे वो कोalition की सपोर्ट से हैं या नहीं है, पर जहां पर भी हैं उन्होंने दबाकर बुलडोजर का इस्तेमाल करके जो प्रॉपर्टीज हैं मुसलमानों की, वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उन पर कब्जा करने का इनका पूरा इरादा है और वो करेंगे। अब ये मुसलमान भाइयों पर है, मुसलमान आगुओं पर है, तो वो किस तरीके से इसको जमहूरियत के दायरे में रहते हुए जुडिशरी का और लोक राय को बिल्ड करके इसका कैसे टाकरा करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है मुसलमान कौम के लिए आज। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बिल को लेकर आपके मन में किन किन प्रोविजंस के लिए रिजर्वेशन है या आपत्ति है, और आपको किस तरीके से ये लगता है कि ये बिल जो है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और डिस्क्रिमिनेटरी है। मेरा सबसे जो मेजर जो कारण मैं समझता हूं कि इसमें जो गलत है वो ये है कि ये एक धार्मिक मामला है। मेरे घर में कोई गुजर गया है,
या कोई खुशी हुई है तो मैंने कुछ जो है जमीन मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, अम, बच्चों की पढ़ाई के मदरसे के लिए दान में दी है, और वो वक्फ कहलाती है, और उस वक्फ को वो कौम यूज करती है। और मैं समझता हूं कि मेरे जितना मैंने स्टडी किया, मुझे तो कोई ऐसा मिसाइल नहीं मिली है जहां पर उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को किसी गलत काम के लिए यूज किया हो। तो ये मेजर जो मुझे बात लग रही है कि ये सरकार धार्मिक मामलों में दखलंदाजी कर रही है, और ये मतलब चिट्टा नंगा होके दखलंदाजी कर रही है। वो ये कहना चाहते हैं कि जी नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो इसका हिस्सा लेंगे, और डिप्टी कमिश्नर या एसडीएम जो है वो फैसला करेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की है या नहीं है, और इसको आगे कैसे चलाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये भी एक उसमें प्रोविजन है जितना मैंने पढ़ा है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वक्फ जो है वो उसके पावर्स को बहुत कम कर दिया गया है। जो ब्यूरोक्रेसी है उनको पावर्स दे दिए गए हैं ताकि वो दखल अंदाजी कर सके। ये एक बड़ा सीरियस मामला है जिसमें ये पग पग पर, हर जगह पर जहां भी प्रॉपर्टी होगी और उसमें थोड़ा सा भी कोई डिस्प्यूट होगा, तो उसमें जहां भी प्रॉपर्टी है, भाइयों बहनों में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होते हैं, कौमी तौर पर भी डिस्प्यूट हो सकते हैं, ये जगह एक्स की है या वाई की है, बट उसमें ड्यू प्रोसेस को खत्म कर देना और सारा कुछ एक एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में दे देना, दिस इज डेफिनेटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनफेयर। इट इज टोटली अनफेयर टू द मुस्लिम कम्युनिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है कि the state should run the state. It has no business to interfere in the religious affairs of any community for that matter. And therefore, this is totally unconstitutional. आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पर्सनल लॉ बोर्ड के पास, क्योंकि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है अब ये एक लॉ बन गया है, एक एक्ट बन गया है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड के पास या जो भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है या मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके पास आपके हिसाब से अब क्या रास्ता बचता है, और सिख पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उनके साथ कहाँ तक जाने को तैयार है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास सबसे बड़ा रास्ता तो ये है कि वो जुडिशरी का दरवाजा खटखटाएं। जितनी लॉबिंग उन्होंने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में की है, 200 से ज्यादा पन्ने के ऑब्जेक्शंस इन्होंने फाइल किए थे वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए, ये सारी चीजों को वो जन तक करें, बताएं कि एक डिटेल में बताएं लोगों को। क्योंकि एक बहुत जबरदस्त हिटलर का जो वो था ना, गॉबेल्स, उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो वो उस हिसाब से एक बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये ऐसे कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे। तो ये सारा जो झूठ का पुलंदा है इसको नंगा करना चाहिए, थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू पब्लिक मीटिंग्स, कन्वेंशंस। वो एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। जो भी सिविल सोसाइटी है, नॉन मुस्लिम्स जो आ, मुसलमान कौम का साथ दे रहे हैं, कहीं भी थोड़ा है ज्यादा है वो दे रहे हैं, वो उनको भी डरा रहे हैं। तो ये इस डर के माहौल से निकल कर जुडिशरी अपना काम करती रहेगी। हमें उस पर वो जो माहिर हैं, वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो काम करते रहेंगे। लेकिन वी हैव टू एंगेज द कम्युनिटी, द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो, एंड ऑल अदर कम्युनिटीज।
I personally think that it is now time for Muslims to come onto the streets Yeah. everywhere. So you And the will. Sikh So, Personal Law Board, to answer the last part of your question, yeah. a Sikh Personal Law Board, So जो भी मुस्लिम we'll come to पर्सनल लॉ that one बोर्ड by one. फैसला, We will come to that one by one, sir. ओके, Okay. सो जो हाँ जी जी, प्लीज गो अहेड सर। आपने पूछा था कि सिख पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ तक जाएगा, है ना, जी मेरा ये कहना है कि जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फैसला करेगा, हम उनके साथ हैं। वो प्रोटेस्ट करेंगे, हम प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। वो जुडिशरी में जाते हैं, जहां पर जितनी भी हम मदद कर सकते हैं हम करेंगे। हम कानून की तर्ज पर जो हमारे बड़े गुरुद्वारा साहब चल रहे हैं, हजूर साहब में, पटना साहब में, उनका जो हमारा तजर्बा है वो भी हम मुसलमान कौम के वकीलों के साथ, औरों के साथ शेयर करेंगे। बताएंगे कि किस तरीके से ये इंटरफियरेंस और इंटरवेंशन होती है, ताकि जो उससे भी कुछ ना कुछ सबक सीख कर हम सरकार को जो है वो चैलेंज कर सकें कि वो जो अपने गलत इरादे हैं उनसे वो पीछे हटें। आ, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि चूंकि वक्त मुसलमानों के वक्त प्रॉपर्टी के बाद अब जो अगला टारगेट है वो सिख कम्युनिटी के ऊपर है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और ये डेंजर जो है वो कितना गंभीर है और कितना चैलेंजिंग है सिख कम्युनिटी के लिए या ओवरऑल बाकी और कम्युनिटीज के लिए? हाँ, हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि मेरी जो कमिटमेंट इस बात की है वो कोई मैटर ऑफ एक्सपीडियंसी नहीं है कि भाई मैं इसलिए साथ दे रहा हूं कि मुझे भी मतलब अ, इस बात का कुछ अंदेशा है कि मेरी कौम के साथ कुछ हो जाएगा, तो मुझे इसलिए आज मुसलमान भाइयों का साथ देना चाहिए। नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल मेरा मेरा ये मुत्फिका राय है कि आई शुड स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद द मुस्लिम कम्युनिटी, और एनी कम्युनिटी फॉर दैट मैटर, whose rights and specifically जिनके रिलीजियस राइट्स को मतलब थ्वाट करने का, थ्रॉटल करने का, दबाने की कोशिश होती है, उसके खिलाफ खड़े होना, ये मेरा इतिहास, हमारा इतिहास गवाह है कि हम करते रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, रूलर कोई भी हो, उसके खिलाफ हम खड़े हैं, और इंडिविजुअली भी खड़े हैं और एज ए कॉम भी खड़े हैं। एंड इट्स बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस पंजाब के सभी 13 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने वक्फ बिल का विरोध किया है। बेशक सिख पंजाब में सड़कों पर नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन आएंगे, मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि वो आएंगे, और मुसलमान भाइयों के साथ के लिए आएंगे, मलेरकोटला में आएंगे और जगह पर भी आएंगे, कि हमने ये धक्का जो है ये बर्दाश्त नहीं करना। हाँ, ये जो है कि भाई सिखों के साथ भी हो सकता है, देखो ये मुझे ऐसे लगता है कि ये ना एक माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स में से निकली हुई चीजें हैं। पर इसके इसके साथ मेरे से अगर आप पूछें डिटेल में, तो मैं तो आपको ये बताऊंगा कि तख्त हजूर साहब नांदेड़ में 1956 में एक्ट पास हुआ था, और तब से लेकर आज तक कितने एकड़ जमीन सरकार ने कब्जा कर लिया है ऑलरेडी, वो 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 डिटेल्स भी हमारे पास हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक अभी फिर से हमारी तरफ ध्यान देंगे। इनका एक ऑलराउंड एजेंडा है, अनफॉर्चुनेटली, कि भाई वट एवर मीन्स पॉसिबल। पटना साहब में भी जमीनों पर कब्जा हुआ हुआ है, उस समय का कब्जा हुआ हुआ है कि पिछले 100 साल से, क्योंकि देखो ये अटैचमेंट टू लैंड भी, हमारे पास कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज हैं जो प्रॉपर्टी को गवर्न करते हैं, उनको संभालते हैं। और हाँ, गवर्नेंस की कमी की वजह से, कुछ आगुओं की मिली भुगत की वजह से हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खोई हैं, आज भी खो रहे हैं, छीनी जा रही हैं हमारे से, हमारी आंखों के सामने छीनी जा रही हैं।
तो मैं ये समझता हूं कि वक्फ बिल के मार्फत शायद ये हमारी कौम में भी एक अवेयरनेस आ सकती है कि भाई अभी आप भी संभल जाओ। क्योंकि मेरा आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन। मेरा ये कहना है, भगत कबीर जी ने बहुत स्पष्ट लफ्जों में कहा है, जो पड़ोसी के हुआ सो अपने भी जान। जो उसके साथ हो रहा है वो तेरे साथ भी होगा। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, माई कमिटमेंट इज टोटल। आई एम नॉट डूइंग इट एज अ मैटर ऑफ एक्सपीडियंसी, बट इन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल टॉट बाय द नाइन्थ गुरु, कि अगर किसी के साथ इनजस्टिस होती है, तेरा काम है खड़े होना, तेरा काम है आवाज बुलंद करना, तेरा काम है सच बोलना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंसिक्वेंसेस। क्या पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी भी मेंबर से आपकी कोई बात हुई है कि जो नेशनल कैंपेन की बात कही जा रही है बिल के एक्ट बनने से पहले और उसके बाद भी कही जा रही है, तो वो उसका नेचर क्या होगा, किस तरीके का वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा? इस पर कोई नहीं, रोशनी डाल सकते हैं आप? टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरी एक्ट बनने के बाद बात नहीं हुई है। लेकिन एक्ट से पहले बहुत सारी बातें हुई हैं कि भी क्या क्या करना चाहिए। नेशनल कैंपेन, उनके कन्वेंशंस मैंने अटेंड किए, वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं। ठीक है, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड ने पार्टिसिपेट किया है हर जगह जाकर, है ना, डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट किया है। क्या कमियां हैं हमारे में, क्या कमियां हैं हमारी अप्रोच में, क्या कमी है, उनको भी हम मैंने जितनी मुझे समझ है मैंने उजागर किया है। तो बाद में मेरी बात नहीं हुई है। और मैं समझता हूँ कि जब जब वो हमें बुलाएंगे हम जाएंगे भी। हम अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कौम भी जो है वो, as I've said at Jantar Mantar, Waqf is not only a Muslim issue. It is an issue for all citizens. Every right-thinking person should stand up, because today it is the Muslim community, tomorrow it will be somebody else. And not only that, जब सरकार एकदम से इस तरीके से रौंदना शुरू कर दे आपके हक हकूक को, तो आपका खड़ा होना जो है वो वाजिब है, और आपको खड़ा होना चाहिए। फाइनली आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि वक्त अमेंडमेंट बिल अब वो लॉ बन चुका है, तो आपको क्या लगता है कि वक्त लॉ के किन किन प्रोविजंस में फर्दर रिफॉर्म की गुंजाइश है? और आपको लगता है कि गवर्नमेंट को जो है अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए फर्दर रिफॉर्म्स के लिए, ताकि उसमें वक्तन बे वक्तन जो है उसमें रिफॉर्म होता रहे और जो उसमें अड़चने हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाए? देखो, मेरा इसे मानना है, जितना मैंने स्टडी किया है, कि रिफॉर्म तो तब होगा अगर वो जो भी पॉइंट्स उनको बताए जाते हैं उनको वो कंसिडर करें। तो 220 पन्नों के ऑब्जेक्शंस जो पार्लियामेंट्री कमेटी में मुस्लिम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अक्रॉस पार्टीज ने रखा, उनको सभी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एक भी पॉइंट जो है वो कंसिडर नहीं किया। सो नाउ द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ रिफॉर्म ऑफ द एक्ट, एंड आई वुड से कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम जमात जितनी भी हैं, जो जितने भी आपके बॉडीज हैं, रिलीजियस बॉडीज हैं, उन सब ने मिलकर बैठकर जो है एक रणनीति तय करनी होगी कि सरकार ने तो कर दिया जो करना है, अब उसको उसको रिफॉर्म की तरफ जाना है, या टोटल रिजेक्शन का जो प्लान है उसको लगातार चलाते रहना है। इसको कैसे हैंडल करना है, ये आई थिंक इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड to find out and discuss this with the government or with the lawyers or with right thinking people. तो हमारी तरफ से तो हम यही कहते हैं कि हम जो भी फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा, वी विल स्टैंड विद। एक बात ये भी सामने आ रही है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हम इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आपके हिसाब से वो कौन से प्रोविजंस हैं
जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और उस पर फिर से सुप्रीम कोर्ट को कोई गाइडलाइंस उस पर देना चाहिए, ताकि उसमें फर्दर किसी तरह के रिफॉर्म की गुंजाइश बन सके। मैं स्पेसिफिक प्रोविजंस में ना जाते हुए मेरी अगर राय होगी होगी तो वो यही होगी कि इन प्रिंसिपल the Constitution of India says that the pursuance of religious beliefs is the right of an individual and that of a community. And therefore, मेरा मतलब है कि the very base of the act, the very base, ये कहते हैं कि हमने मुसलमान कम्युनिटी में सुधार लाने के लिए ये हम काम कर रहे हैं। अरे भैया, आपका काम नहीं है ना, हम अपना सुधार खुद कर लेंगे, आप अपना कीजिए, हम अपना सुधार कर लेंगे। अब चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे कुछ मामला हो, ये हस्तक्षेप। यू आर नॉट टू टेल अस हाउ टू लिव। ये जो एक स्टेट के अंदर ये जो भावना है, और इसको जुडिशियरी ने भी बहुत ढंग से प्रॉपरली डील नहीं किया है अभी तक मेरे हिसाब से। सो देयरफॉर वी नीड टू चैलेंज द वेरी बेसिस ऑफ दिस एक्ट, that it is not your domain to discuss whether this is right or that is wrong. हाँ, जैसे हर डिस्प्यूट में होता है, अगर मान लीजिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी मैंने किराए पर ली है और मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूं, या मेरे साथ वक्फ जो है वो अच्छी तरह से डील नहीं कर रहा, एवेन्यूज ऑफ लॉ आर ओपन टू मी टू गो टू कोर्ट। आई कैन इजिली गो एंड से कि भाई मेरे साथ धक्का हो रहा है। तो अब ये एक नया उसमें प्रावधान डाल के और उसको टोटली, मेरा मतलब है बेसिकली ये डोमिनेशन का मामला है। मुझे ऐसे लगता है जैसे हिंदी को हमने फॉस्ट करना है, हमने वो उनके जो अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको हमने तुम्हारे ऊपर ला देना। सो आई पर्सनली थिंक दैट विदाउट, आई मीन, लेफ्ट टू मी, there may be 200 points of contention within the act. Yeah. That is fine. But if I go to that route, which means I am accepting the government's primary intervention into the act. तो मेरा तो ये कहना है कि the government has no business to do that. And I think we should explore the possibility of challenging only this aspect, that look, it is not for you to intervene. बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगले बार हम फिर किसी खास मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखिए। गुड बाय। Thank you.